आप सभी का यूनिक क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। कल की कक्षा में हमने साइकोलॉजी के टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था। साइकोलॉजी के टॉपिकों में हमने पर्सनैलिटी के बारे में तकरीबन पढ़ चुके थे। आज हम अधिगम व लर्नर के बारे में सीखते हैं। आओ सीखते हैं अधिगम व लर्नर क्या होता है। अधिगम क्या हमारी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, अधिगम हमारी विकास की प्रक्रिया होती है। अधिगम का अर्थ है सीखना, अधिगम का अर्थ है सीखना। सीखना हम बच्चा बचपन से लेकर जब तक मृत्यु नहीं होती, जब तक वह सीखता रहता है। तो आज सीखते हैं हम अधिगम व लर्नर, जिसको हम लर्निंग बोलते हैं, जिसको लर्निंग अधिगम व सीखना। क्या होता है ये अधिगम व लर्निंग? अधिगम व सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अधिगम व निरंतर चलने वाली विकास की प्रक्रिया है। अधिगम के द्वारा हम व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। अधिगम सीखना बचपन से लेकर सीखना क्या होता है? सीखना बच्चा अपनी गर्भधारण माँ जब हमारी माता गर्भधारण कर लेती है उसके अनुसार बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है और मृत्यु तक, जब तक उसकी मृत्यु तक वह सीखता ही रहता है, कुछ न कुछ सीखता रहता है। ये जरूरी नहीं है कि एक शिक्षक ही विद्यार्थियों से विद्यार्थी शिक्षक से सीखता है, परंतु विद्यार्थियों से शिक्षक भी बहुत कुछ सीखता है। आज लर्नर इस पे आ जाता है। लर्नर की हमारी जो हमारा अधिगम व सीखने की परिभाषा निम्नलिखित साइकोलॉजिस्ट ने निम्नलिखित प्रकार से दी है। नंबर 1 पर हमारा आता है करो करो। करो करो ने क्या डेफिनेशन दी है? करो करो के अनुसार, करो करो के अनुसार क्या आता है? लर्नर व अधिगम। लर्नर तो ज्ञान व अभिवृत्तियों ज्ञान व अभिवृत्तियों को अर्जित करना ही अधिगम होता है। क्या होती हैं आदतें? जो हम प्रतिक्रिया जो हम बार बार किसी चीज को करते रहते हैं, वो हमारी आदतों का रूप धारण कर लेती हैं। ज्ञान तो हम जो हम सीखते हो ज्ञान होता है, अभिवृत्ति के अनुसार अधिगम कराता है। इसके बाद आ जाता है हमारा वुडवर्थ के अनुसार क्या होता है? वुडवर्थ हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। वुडवर्थ ने क्या बोला? अभी अधिगम व सीखने के अनुसार वुडवर्थ के अनुसार क्या बोलता है? वुडवर्थ क्या बोलता है? नवीन ज्ञान। वुडवर्थ हमारे ये कहते हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं। आज यहाँ तक समझ में है। जो हमारा वुडवर्थ है और ने कहा, जो भी हम नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, नया ज्ञान प्राप्त करते हैं और नई प्रतिक्रियाएं करते हैं, जो प्राप्त करनी है उनकी प्रक्रियाओं को हम अधिगम व लर्नर कहते हैं। आगे समझ बात, अधिगम व लर्नर की विशेषताएं। अब सीखते हैं लर्नर की विशेषताएं। विशेषताएं क्या होती है? हमारा अधिगम व लर्नर की विशेषताएं क्या है? अधिगम की लर्नर की विशेषता। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। क्या है यह? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ये विकास की प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया। अच्छा, वही हमारा सीखने की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। हमारा क्या आता है? सीखने की विशेषताओं के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। आगे समझना, व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये क्या होती है? हमारी सीखना एक हमारा विवेकपूर्ण है। ये क्या है? विवेकपूर्ण है। विवेकपूर्ण
पूर्ण है। विवेकपूर्ण तो है, यह सीखना हमारा विवेकपूर्ण होता है। आगे समझ बात है, ये और विशेषता के वजह सीखना हमारा धैर्यपूर्ण है, से सीखते हैं। ठीक है, आगे समझो, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। अब चलते हैं इसके प्रभावित करने वाले कारक। चलो इसको क्लीन कर देते हैं। इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? इसके सीखना वाली गति के प्रभावित करने वाले कारक क्या कौन कौन से कारक हैं सीखना और प्रभावित करने के? क्या सीखते हैं? प्रभावित प्रभावित कारक कौन कौन से कारक होते हैं प्रभावित करने वाले? नंबर 1 पे आता है हमारा कौन सा कारक होता है प्रभावित करने वाला? सबसे पहले सीखने के अनुसार हमारा सबसे पहले होता है हमारा प्रेरणा। प्रेरणा, किसी भी चीज को सीखने के लिए हम सबसे पहले हमारी क्या होती है? प्रेरणा होनी चाहिए। उसको सीखने के लिए हम तत्पर होने चाहिए। ठीक है, प्रेरणा बहुत ही लाभदायक होती है सीखने के लिए। नंबर 2 पे आता है हमारा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा के अंतर्गत क्या आता है जी? अभिप्रेरणा का उद्देश्य आंतरिक रूप से भी प्रेरित बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंपटीशन में तैयारी रखते हैं वह आंतरिक रूप से भी प्रेरित रहते हैं, उन्हें बाहरी रूप से अभिप्रेरित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, तन व मन से अपनी एजुकेशन के वो लगे रहते हैं जब तक उनको सक्सेस नहीं मिलती, उन्हें बाहरी मोटिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं हम, प्रेरणा के बाद आता परिवार। परिवार सीखने के अंतर्गत आपके परिवार की बहुत बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि परिवार के अनुसार अगर परिवार शिक्षित वैश्य परिवार होता है तो उसका बच्चे के अंदर अच्छे गुण निर्मित होते हैं। अगर परिवार शिक्षित या अशिक्षित या असभ्य होता है तो उसके अंदर बच्चे के अंदर गंदे विचार या असभ्य गुण विद्यमान होते हैं। उसके बाद आता है समाज। समाज सबसे इम्पोर्टेंट है परिवार। परिवार के बाद बच्चा समाज में जाता है। समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चे के विकास में, क्योंकि बच्चा अधिकतर समय अपने समाज के, अपने आस पड़ोस के, घर से बाहर निकलने के बाद अपने आस पड़ोस या विद्यालय के अंतर्गत जाता है। वहाँ से जो व्यवहार सीखता है वह अपने जीवन काल में उसका उपयोग करता है। समाज, अगर शिक्षित समाज होगा, सभ्य समाज होगा, तो एक शिक्षित समाज जो है सभ्य समाज एक अच्छे नागरिक का निर्माण करता है। अगर शिक्षित समाज जो है शिक्षित समाज नहीं होगा और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा व्यवहार करने वाले व्यक्ति नहीं मिलेंगे, जिसके कारण बच्चे का व्यवहार भी बहुत ही गंदा होता है। इसके बाद होता है हमारा हमारा क्या आता है ये प्रभावित करने वाले कारण। इसके बाद आता है शिक्षक। सीखने में शिक्षक की भूमिका। आप चलते हैं हम शिक्षक। शिक्षक देखो, परिवार से निकलने के बाद समाज में आने के बाद विद्यालय के अंदर आता है शिक्षक। शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक शिक्षक चाहे तो एक मिट्टी के एक शिक्षित चाहे तो बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकता है अपनी, क्योंकि एक अनुभवी शिक्षक ही बच्चे का पूर्ण विकास कर सकता है। शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है सिखाने में, क्योंकि शिक्षक जानता है बच्चों को कौन सी कमी कहाँ पर होती है, कौन सी कमी के द्वारा कौन सी कमी से उसका निदान किया जा सकता है और कहाँ से कौन सी कमी से उसको ऊपर उठाया जा सकता है। शिक्षक की भूमिका सिखाने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद आ जाता हमारा कौन सा? शिक्षक आ गया, समाज आ गया, पाठ शिक्षण विधियां। शिक्षण क्या होता है? शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है सीखने के अंतर्गत। किस प्रकार से अगर शिक्षक को एक शिक्षण विधि का प्रयोग करता है जिससे सभी बच्चे पूर्ण रूप से नहीं सीख पाते, इसलिए शिक्षक को उस प्रत्येक बच्चे की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत कई कक्षाओं के अंतर्गत कई बार शिक्षक प्ले मेथड का भी प्रयोग करते हैं, नाटक विधि का भी प्रयोग करते हैं। वह हमारे शिक्षण विधि आते हैं जिसके कारण वह जल्दी सीखते हैं, अधिक समय तक सीखते हैं। और इसके बाद आता था हमारा परिणाम शिक्षण देगा रुचि। क्या होता है रुचि? के अंतर्गत क्या होता है भैया जी? सबसे पहले सीखने के अंतर्गत बच्चे के अंदर रुचि होनी चाहिए।
अगर कोई बच्चा सीखने में इंटरेस्ट रखता है तो वह किसी भी कार्य को सीखने में बहुत तत्पर रहता है और बहुत जल्दी सीखता है। अगर बच्चे के अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा किसी टॉपिक को सीखने के लिए, वह जल्दी भूल जाता है, परंतु उसका ध्यान नहीं केंद्रित होता, इसलिए वह अधूरा रह जाता गया। रुचि के बाद अब आता होता हमारा 8 पॉइंट। पॉइंट तो बहुत सारे हैं। रुचि आ गया, अभी प्रेरणा का भाव, परिवार, समाज, शिक्षक, शिक्षण या रुचि। देखो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। रुचि है, रुचि के बाद प्रभावित करने वाले कारक ये है। वातावरण, मतलब वातावरण, वातावरण भी सीखने में बहुत बच्चों के लाभदायक होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है जब बच्चा पढ़ाई या सीख रहा है, उसके आस पड़ोस में शोर शराबा ज्यादा होता है, जिसके कारण बच्चे का माइंड डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण वो अपने अपने अपनी पढ़ाई के अंदर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाता। इसी कारण वातावरण की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर शांत वातावरण होएगा तो बच्चा जल्दी सीखता है, क्योंकि उसको डिस्टर्बेंस करने वाले नहीं होते। आगे समझो, प्रभावित करने वाले कारक वातावरण, ये आ गया। अब आप यहाँ तक प्रभावित करने वाले कारक यहाँ तक समझ में आ गए प्रत्येक पार। अब चलते हैं अधिगम स्थानांतरण। क्या सीखते हैं? अधिगम स्थान, अधिगम अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है? स्थानांतरण क्या होता है? जब एक स्थान पर प्राप्त किया गया ज्ञान दूसरे स्थान पर प्राप्त किए गया ज्ञान को प्रभावित करता हो, वह अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। आगे समझना, मान लो आपने सबसे पहले जमा को सीखा, गुणा को सीखा, भाग को सीखा। इसी कारण अब आप क्या होता है, जो भाग देते हैं डिवाइडिंग होता है। डिवाइडिंग के अंदर आपको माइनस भी करना आता है, माइनस भी सीखा जाता है, जिसके अंदर हम घटा देते हैं। अधिगम का स्थानांतरण के हमारे 3 टाइप है। कौन कौन से टाइप है? ये 3 टाइप्स है अधिगम के स्थानांतरण के हमारे। कितने टाइप बच्चों? 3 टाइप्स। अधिगम का स्थानांतरण हमारा नंबर 1 आ रहा धनात्मक। कौन सा? धनात्मक। धनात्मक धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। नंबर 2 पे आता है ऋणात्मक। ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। आगे समझो, ये इसका बस शून्य अधिगम। देखो बच्चों, क्या होता है स्थानांतरण? देखो धनात्मक अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? धनात्मक मीन्स जो हमारा पॉजिटिव है। जब एक परिस्थिति में प्राप्त किया गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में प्राप्त किए ज्ञान को प्रभावित करता हो, वह हमारा धनात्मक होता है। किस प्रकार से? इसके अंतर्गत हमारा देखो प्रभावित करता हो। कौन सा वाला? प्रभावित करता हो। या प्रभावित हो या सहायक हो। प्रभावित एक एक स्थिति में प्राप्त किया गया ज्ञान दूसरी स्थिति में प्राप्त किया गया ज्ञान में सहायक हो। क्या हो? सहायक हो। जिस प्रकार जिस प्रकार बच्चा कोई बच्चा साइकिल चलाता है, साइकिल चलाना पड़ता है। कोई बच्चा जब साइकिल चलाता है, वह साइकिल पर पूर्ण रूप से योग्य हो जाता है। साइकिल चलाते 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 परिपूर्ण हो जाता है। उसके बाद अगर वह बाइक चलाता है, उसका बैलेंस करना आसानी से सीख जाता है, वह बाइक को आसानी से चला सकता है। इसी कारण कहा जाता है कि वह धनात्मक अधिगम का स्थानांतरण होता है, क्योंकि वहां से एक परिस्थिति में प्राप्त किया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उसका यूज होता है। सहायक हो। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, साइकिल चलाना। साइकिल चलाना और बाइक चलाने में सहायक हो। आगे समझना। अब आ जाओ ऋणात्मक। ऋणात्मक का नाम से ही स्पष्ट, ऋणात्मक मीन्स माइनस। इसके अंतर्गत हम चलते, जब नेगेटिव होता है हमारा, इसके अंतर्गत क्या होता है? जो एक परिस्थिति में प्राप्त किया गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में प्राप्त किए गए ज्ञान में बाधा उत्पन्न करता हो,
वह हमारा ऋणात्मक होता है। कौन से? बाधक। बाधक 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 सिर्फ बाधक का मतलब क्या है कि एक परिस्थिति में प्राप्त किया गया, दूसरी परिस्थिति में प्राप्त किया गया बाधक हो। आगे समझ में बात। इसका एग्जाम्पल हमारा क्या होता है भैया जी? अगर हमने कोई भी, मान लो कोई भी चीज सीखते हैं, अगर वह उसका यूज अगली परिस्थिति में हम उसका यूज करते हैं तो वह हमारी पहली परिस्थिति में प्राप्त, दूसरी परिस्थिति में उसका यूज करते हैं। मान लो अगर आपने हिंदी का पढ़ा हुआ है, अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, तो उसका ये हमारी बाधक होती है। ठीक है ना? वो हमारी बाधक होती है अगर हम उसका यूज करेंगे, क्योंकि उसके अंदर मान लो सब्जेक्ट, कर्ता, कर्म, क्रिया होती है। इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। इसके अंदर उल्टा होता है। सभी के अलग अलग रूल होते हैं। विभाजन, शून्य, दिगम, स्थानांतर। शून्य, दिगम, स्थानांतर हमारा 3 टाइप है। इसके अंतर्गत क्या आता है? देखो, जो एक परिस्थिति में प्राप्त किया गया ज्ञान या एक विषय में प्राप्त किया गया ज्ञान, जो हमारी न तो सहायक होता है दूसरी परिस्थिति में, न बाधक होता है, वह शून्य, अधिगम, स्थानांतर कहलाता है। आगे समझो क्या? न तो बाधक, न बाधक और न सहायक, सहायक हो, न सहायक हो न बाधक हो। आगे समझो बात। यहाँ तक कोई डाउट? देखो, बहुत ही आसान है, सुव्यवस्थित है, अधिगम स्थानांतरण। क्योंकि अब आपका एस्टेट के भी फॉर्म निकला, एस्टेट के अकॉर्डिंग, एस्टेट का हमारा संडे को एग्जाम है। एस्टेट के आधार पर अब सीटेट के भी फॉर्म निकला है। यहाँ आप चाहते तो सीटेट में भी सिलेक्शन, सीटेट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि अब सीटेट का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। आगे समझो, यहाँ पर समझना। अब चलते हैं हम का स्थानांतरण जो है, अधिगम का स्थानांतरण जो है, अधिगम का क्रमिक स्थानांतरण। क्रमिक कौन सा था? क्रमिक। क्रमिक मीन्स जब हम किसी एक विषय का अध्ययन करते करते हम उसकी गहराई में, क्रम के अनुसार उसकी गहराई में चले जाते हैं। किस प्रकार? मान लो कोई बच्चा है, सबसे पहले जमा सीखता है, उसके बाद गुणा सीखता है, जमा के बाद उसके बाद घटा सीखता है, उसके बाद गुणा सीखता है, उसके बाद भाग सीखता है, उसके बाद हम क्या सीखते हैं भैया जी? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलते हैं। गुणा सीखने के बाद हम कुछ सीखते हैं। इसी पर किसी भी विषय की गहराई में चले जाते हैं, वह अधिगम का क्रमिक स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम का क्रमिक स्थानांतरण भी हमारा कितना टाइप का होता है? सर 3 टाइप का होता है। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। कितने? एक पक्षीय क्रमिक स्थानांतरण अधिगम का सबसे पहला था एक पक्षीय क्रमिक अधिगम का स्थानांतरण। या फिर था द्विपक्षीय क्रमिक। और तीसरे नंबर पर आता हमारा द्विपक्षीय में अक्षीय क्रमिक। एक पक्षीय क्या होता है भैया जी? इसके आधार एक पक्षीय क्या, जब हम एक पक्षीय स्थानांतर, एक पक्षीय क्रमिक स्थानांतरण का अनुसार क्या होता है? जब हम सैद्धांतिक रूप से कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम जब हम उसका प्रयोग मीन्स अर्थात जीवन में हम उसका प्रयोग करते हैं, वह हमारा कौन सा? एक पक्षीय स्थानांतरण, सैद्धांतिक रूप से। क्या? सैद्धांतिक रूप से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, सैद्धांतिक, तब हम उसका जन्म। द्विपक्षीय मीन्स दो। पहली बात है द्विपक्षीय मीन्स दो। जब हम किसी कार्य को शरीर के एक हिस्से के द्वारा कार्य करते हैं, तो दूसरे हिस्से के अंदर, शरीर के दूसरे हिस्से के अंदर स्वयं आ जाता है, वह हमारा द्विपक्षीय कार्य करते हैं। जिस प्रकार देखो हमारा ब्लड सर्कुलेशन इस टाइप में चलता है। मान लिया ऐसे आप करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे जल्दी जल्दी चलता है, इसके बाद ऐसे ऐसे यहाँ पर ऑटोमेटिक चला जाता है।
ऊपर हाथ जाते हैं, यहाँ से सर्कुलेशन होगा, उस साइड में चला गया। ये हमारा द्विपक्षीय कर्म, कोई भी कार्य करते हैं ये बात सिद्ध करने, इसके नाम से स्पष्ट है। यदि हम किसी भी विषय की गहराई में जाते रहेंगे, गहराई में जाते जाएंगे, ये हमारे शरीर की एक हिस्से है। क्या था शरीर एक हिस्से, एक हिस्से से दूसरे हिस्से हिस्से में जाता है, ठीक है, हिस्से में समानांतर होता है। ये वजह से अच्छी मतलब गहराई, गहराई में जाते जाते गहराई में जाते जाते आगे। अब चलते हैं हम अधिगम के पठार के। सीखने के पठार, सीखने के पठार में पर्वत की तरह। सीखने का पठार क्या होता है? सीखने जब हम अधिगम को सीखते रहते एक स्थान ऐसा जाता था जब हमारा अधिगम रुक जाता है, वह हमारा सीखने का पठार कहलाता है। रुकना मतलब अधिगम का एक स्थान पर रुकना, एक स्थान पर रुक जाना, ठीक है, एक स्थान पर रुक जाना, वह है सीखने का पठार कहलाता है। क्या किए भाई, सीखने के पठार के कारण क्या है, क्यों रुकता है ये अधिगम? हम जब सीखते रहते एक स्थान जाता है, हमारा अधिगम रुक जाता है। क्यों रुकता है, क्या कारण होता है? थकान, सबसे पहले हमारे थकान। यदि हम किसी भी कार्य को करते रहते हैं बार बार करते रहते हैं, हमारे माइंड के अंदर थकान हो जाती है, जिसके कारण हम वहां पे हमारा सीखने की क्षमता कम हो जाती है और रुक जाता है। थकान होगी, आगे समझा। थकान के बाद आता है वातावरण का अनुकूल होना, वातावरण का अनुकूल नहीं होना। इसके अंतर्गत क्या आता है, जब हमारा वातावरण अनुकूल नहीं होता, मतलब सीखने के लिए कई बार ऐसा होता है, हम सीखते रहते हैं, एक समय ऐसा जाता है जब हमारा सीखने का वातावरण नहीं है, वह हमारा अनुकूल नहीं होता, परिस्थिति के अनुकूल नहीं होता, आगे समझ। इसके कारण भी हमारा सीखने का पठार आ जाता है। उसके उत्साह की सीमा, उत्साह की सीमा, उत्साह की सीमा के अंतर्गत क्या आता है भैया जी, एक उत्साह की जो हमारे मोटिवेशन की एक सीमा होती है। अगर मोटिवेशन उस सीमा तक चलता रहता है तो मोटिवेशन सही है, अगर उस सीमा से ऊपर चला जाता है, उस सीमा तक रहता है तो हमारा एक मोटिवेशन कुछ, अगर हमको उत्साह की सीमा क्या होती है, उत्साह मोटिवेशन की एक सीमा होती है। अगर हम कोई वीडियो, आजकल एक ट्रेडिशन चला हुआ है यूट्यूब पर, एक ट्रेडिशन चला हुआ है, क्या ट्रेडिशन चला हुआ है कि हम यूट्यूब पर एक मोटिवेशन की वीडियो देख लेते हैं, कई बार माइंड में थकान या कुछ भी हो जाती है, एम्बेरसमेंट फील करते हैं, हम एक वीडियो देख लेते हैं, वीडियो देखने के बाद क्या होता है, हमारा उत्साह हो जाता है कि आज एग्जाम को क्लियर करके रहेंगे, क्या हो जाता है, उत्साह इतना बढ़ जाता है कि हमारा टेम्परा बहुत ऊंचा हो जाता है। आज ऐसा होता है कि आज हमने 10 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ लेंगे, क्योंकि हमने वीडियो देख रखी है मोटिवेशन की वीडियो देखने के बाद हमारा माइंड ऐसा होता है कि आज तो हमने 10 घंटे करके आज एग्जाम क्लियर करना है, परंतु ऐसा नहीं होता। मोटिवेशन वीडियो का हमारा जन्म कुछ समय के लिए रहता है, जो आर्टिफिशियल मोटिवेशन बोलते हैं, जिसको बाहरी प्रेरणा होती है, वह हमारे कुछ समय के बाद, जो 1-2 दिन तो हमारा ऐसे रहता है, 2 दिन के बाद हमारा जोश खत्म हुआ, 2 दिन हमने 10 घंटे पढ़ा, तीसरे दिन फिर मोटिवेशन मांगेगा, क्योंकि हमारा और बाहरी उत्साह है। उसके बाद हमारा हम फिर एक नई नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर से वो जोश बनाते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं कि अब ये करेंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। जब आंतरिक प्रेरणा होती है, आंतरिक उत्साह होता है, उसके लिए कोई मोटिवेशन वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। आप पूर्ण रूप से ऊर्जापूर्ण रहेंगे, नेगेटिविटी को अपने माइंड के अंदर नहीं लाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे, हर बार यही कहते रहेंगे कि हम सक्सेस होंगे एक दिन का मतलब है कि अपनी पूरी जान लगा दो, आज नहीं तो कभी नहीं।
एक का बात याद रखना, आपके पास एक मौका है। क्या मौका है कि या तो पूरी लाइफ आप स्ट्रगल करते रहो, या आप 2-3 महीना या 1 साल स्ट्रगल कर लो अपनी लाइफ को पूर्ण रूप से देखिए, 100% देखिए। ये सोच के चलो कि आज नहीं तो कभी नहीं, ये सोच के चलो कि आज दे दिया तो 100%, तो फिर नहीं देने की आवश्यकता। अब आपको डिसीजन लेना है कि या तो आप अभी स्ट्रगल कर लो या पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहो। अब आप क्या हाथ में है, वही उत्साह की सीमा होती है। मानसिक एस एस वास्तव में मानसिक मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक रूप से जो मानसिक रूप से कई बार ऐसा हो जाता है सीखते सीखते हमारे मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। मानसिक रूप से बीमार होना ये वह पूर्ण रूप से नहीं सीखते, क्योंकि मानसिक में थकान हो जाती है, मानसिक रूप से बीमार हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, जिसके कारण है हमारा पूर्ण रूप से नहीं सीख पाते। आगे इसके अनुसार क्या होता है, सीखने के पठार को कम करने के लिए जो हमारा सीखने के पठार के अंदर है ना, शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिक्षक एक ऐसा होता है जिस शिक्षक खुद एक मोटिवेशन होता है। अगर शिक्षक स्वयं मोटिवेशन होगा तो वह दूसरों को भी मोटिवेशन करेगा। अगर शिक्षक ही नेगेटिव होएगा, जिसके अंदर सोच ऐसी होगी कि ऐसे नहीं करो, ऐसे डलनेस हो, उसके अंदर वह बच्चों को क्या मोटिवेट करेगा। सबसे पहले शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिक्षक स्वयं मोटिवेशन होना चाहिए। अगर शिक्षक मोटिवेट होएगा तो बच्चों को भी यह प्रेरित करेगा। इसके अंदर पर सीखने, जहां पर सीखने का पठार आ जाता है, जहां पर माइंड ऐसा हो जाता है, थकान हो जाती है, रुक जाता है सीखने का एक लेवल के बाद, उसके अनुसार मनुष्य क्या, शिक्षक की भूमिका क्या होती है, शिक्षक वहां पे कुछ क्रियात्मक विधियों का प्रयोग करता है। क्रियात्मक विधियां मतलब उसको माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए वहां पर कुछ खेल विधि के द्वारा सिखाना या नाट्य विधि के द्वारा सिखाना, क्योंकि माइंड वहीं से स्टार्टअप हो जाता है। क्योंकि हम कई बार पढ़ते पढ़ते रहते तो थक जाता है, जिसके कारण हम कुछ क्रिया करने, अगर आप पढ़ रहे हैं, आपका मन थकान कर रहा तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ ये नहीं मतलब कि यूट्यूब पे देख लिया 10 मिनट की वीडियो, 10 मिनट अगर आपने यूट्यूब चला लिया, मान लिया आपने देख लिया मोटिवेशनल वीडियो देखना, एक वीडियो को स्टार्ट करेंगे ना, गारंटी लेता हूँ आप आधा घंटा लॉस करोगे, क्योंकि वहां से जहां पर जिस प्रक्रिया के अंदर आपका माइंड या जो मन वहां पर स्थिर होता है, उस प्रक्रिया से आपका मन स्थिर होता है, अस्थिरता में आ जाता है, जहां पर आप माइंड से ये सोचता है कि एक वीडियो मोटिवेशन देखने के बाद दूसरी वीडियो देख, इसके अनुसार आपके 2-3 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। आपका सबसे अच्छा है कि आप, अगर आपका शिक्षक अच्छा है, आपको ये लग रहा है कि आप हिंदी पढ़ते पढ़ते, मान लो साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उसको ड्रॉप कर दो, मैथ को उठा लो। जब भी आपको ये लगे कि आपका माइंड थकान से भरा हुआ है, आप ये नहीं करना सकते, ये नहीं करना, उस समय पर आप क्या मैथ के क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दो। अगर आपका माइंड मेमोरी भी कम से कम थोड़ा सा भी थकान दूर हो जाए, थोड़ा सा भी थकान रह जाए, तो हमें बोलना, क्योंकि मैथ एक ऐसा होता है जो ऐसे क्वेश्चन करो जो तेरे को आते हैं, उनसे तो आपकी इंक्रीज होता रहेगा, मोटिवेशन आता रहेगा। चलो भाई, अधिगम का वक्र बोलते हैं, अधिगम का, जिसको हम डायग्राम बोलते हैं, अधिगम का डायग्राम, लर्निंग का डायग्राम। ये भी पूछा गया है कि डायग्राम डायग्राम दिखा दिया ना, अधिगम के डायग्राम। अधिगम लेने की प्रक्रिया को एक ग्राफ के माध्यम से दिखाया जाता है कि बच्चे को इतना विकास हुआ, इतना सीखा है, वह हमारा अधिगम का कहलाता है। डायग्राम मीन्स ग्राफ के माध्यम से। यह हमारा कितने टाइप का होता है, ये हमारा 3 टाइप का होता है। धनात्मक अधिगम वक्र, धनात्मक क्या था, धनात्मक अधिगम वक्र। नंबर 2 पे आता है ऋणात्मक ऋणात्मक अधिगम। ये भी इसके बाद आता है। अब इसके बाद आता है हमारा जो मिश्रित मिश्रित धनात्मक अधिगम का क्या था, जो हमारा ऊपर की तरफ चलता रहता है, मतलब कोई एक डायग्राम इस प्रकार से दिया हुआ था। हम सब स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। अधिगम वक्र क्या था, जब हम ज्ञान सीखते रहते हमारा ऊपर की तरफ चलता रहता है डायग्राम, ऐसे ऐसे चलता रहता है। ये हमारा कौन सा, धनात्मक धनात्मक होता है। ये ऋणात्मक क्या होता है, अगर हमने ऐसा सीखा हुआ है
तो हमारा ऐसे ऐसे उतरता है, मतलब ऊपर से सीखा हुआ है ऐसे ऐसे आता है। जो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक ये इस टाइप का होता है। धनात्मक जब हमें क्या कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, अगर हम उसका यूटिलाइज नहीं करते तो हमारा धनात्मक। अगर आपने ज्ञान प्राप्त किया, अगर आप उसका यूटिलाइज मतलब उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका धीरे 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 वो ज्ञान कम होता चला जाएगा। सबसे पहले कहा कि ज्ञान को बांटो, अगर आप ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो आपका ज्ञान पॉजिटिव मतलब धनात्मक दिनों का ये तरफ जाएगा। ये बात हो मिश्रित, मिश्रित के अंतर्गत आपका बहुत ही सिंपल है, एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। आगे समझ में, मिश्रित के अंतर्गत यह था दोनों तरफ दोनों साइड चलता है। ये हमारा क्या था, धनात्मक है, इसके अंतर्गत धनात्मक है, ये हमारा ऋणात्मक है। ये डायग्राम दे दिया करते, सीटेट के अंदर भी आएगी, डीएसएसपी में पूछा गया, क्या पूछा गया, डायग्राम दे देते हैं, इन्हों पूछे ये वक्र कौन सा, धनात्मक है ऋणात्मक है कौन सा।